हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक तुलनात्मक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से तुलना। तुलनात्मक शासन और राजनीति का प्रश्न पत्र पढ़ते समय अक्सर विद्यार्थियों में ये भ्रम की स्थिति होती है कि तुलनात्मक प्रश्नों का आंसर कैसे लिखा जाए। इन दो संस्थाओं या प्राधिकारियों की तुलना इन आधारों पर की जाए। इसी भ्रम के समाधान हेतु आज मैंने इस विषय को चुना है और कोशिश की है कि आपको ये विषय स्पष्ट हो। जहां तक तुलनात्मक प्रश्नों का संबंध है, इसका आंसर लिखते समय हम 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो कि तुलना का आधार क्या हो। इन आधारों पर हम दो संस्थाओं या दो प्राधिकारियों की तुलना करें। तुलना वही प्रासंगिक हो पाती है जहां पर दो प्राधिकारियों या दो संस्थाओं के मध्य इन्हीं आधारों पर कुछ समानताएं अवश्य पाई जाती हों। अगर केवल विषमताएं ही पाई जाएंगी तो उस तुलना की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए कुछ आधारों पर दो संस्थाओं के मध्य समानता होगी, समानता के बिंदु होंगे, भी तुलनात्मक प्रश्न उठाए जा सकते हैं और तुलनात्मक ढंग से उत्तर दिए जा सकते हैं। तुलना का आधार क्या हो? आधार कई रूपों में चुना जा सकता है। एक तो तुलना संगठन के आधार पर की जा सकती है, पद ग्रहण के आधार पर की जा सकती है, और दूसरे तुलना का आधार उस संस्था या प्राधिकारी को प्राप्त शक्तियां भी होती हैं। जब हम स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के विषय में जानना चाहते हैं, देखते हैं, तुलनात्मक ढंग से उसका विश्लेषण करते हैं, तो देखते हैं कि संघीय सरकार में संसदीय कार्यपालिका के भी गुण हैं और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के भी गुण हैं। यहां जब हम इसकी तुलना करेंगे संसदीय कार्यपालिका से या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं। इन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, संसदीय लोकतंत्र अपनाया जाता है। वहां पर कार्यपालिका कैसी होती है या सब मिलाकर वहां की शासन व्यवस्था की खासियत क्या होती है, उन विशेषताओं के आधार पर हम स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका की तुलना करेंगे। उन कसौटियों के आधार पर कसने की कोशिश करेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में, वहां की कार्यपालिका में संसदीय शासन व्यवस्था के कौन से लक्षण पाए जाते हैं। वहां की कार्यपालिका इन आधारों पर संसदीय कार्यपालिका के समान है और कहां इन दोनों में भिन्नता दिखाई देती है। यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकारें लोकतंत्र का ही दो रूप है। ये विभाजन इस आधार पर किया गया है, ये विभाजन मुख्यतः शासन के अंगों के आपसी संबंधों को लेकर किया गया है। यानी शासन के जो 3 पारंपरिक अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य संबंध कैसे होंगे, इन संबंधों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के ये दो रूप विकसित हुए हैं। एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र
जिसका सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश है, और दूसरा संसदीय लोकतंत्र, जिसकी शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन से हुई है। स्विट्जरलैंड का संविधान आपने देखा कि संसदीय सरकार का भी मिश्रण है और अध्यक्षात्मक सरकार का भी मिश्रण है। लिहाजा वहां की जो कार्यपालिका है, जिसको हम संघीय सरकार के नाम से जानते हैं, उस कार्यपालिका में इन दोनों लोकतंत्रों के गुण देखने को मिलते हैं। यानी कहीं तो वो संसदीय शासन व्यवस्था के समान है और कहीं इसमें अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संसदीय शासन की विशेषताएं क्या होती हैं और ये विशेषताएं स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में किन किन रूपों में देखने को मिलती हैं। जब हम संसदीय शासन की बात करते हैं, हम ये पाते हैं कि वहां पर जो कार्यपालिका होती है वो दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। ग्रेट ब्रिटेन एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है, इसलिए वहां हमें दो कार्यपालिकाएं देखने को मिलती हैं। वहां जो साम्राज्ञी है या सम्राट है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, वो राज्य का अध्यक्ष है, लेकिन उसके द्वारा वास्तव में शासन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। वास्तविक अर्थों में शासन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन में दो तरह की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। अब दूसरी खासियत संसदीय शासन की हमें ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शासन के ये जो दो महत्वपूर्ण अंग हैं, इनमें आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ऐसे घनिष्ठ संबंध पाया जाता है कि जो मंत्रीगण होते हैं, जिनके हाथ में वास्तविक कार्यकारी सत्ता होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये अनिवार्य रूप से संसद के सदस्य होते हैं। मंत्री बनने के लिए सबसे अनिवार्य योग्यता क्या है? उस व्यक्ति का संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो मंत्री पद धारण करते समय संसद का सदस्य नहीं है, उससे अपेक्षा की जाती है कि 6 महीने के भीतर या तो उपचुनाव लड़कर कॉमन सभा में पहुंचे या दूसरे सदन में वो नॉमिनेट हो, उसका मनोनयन किया जाए। दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना उसके लिए जरूरी हो जाता है। भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में भी यही स्थिति पाई जाती है। तीसरी खासियत संसदीय शासन की क्या होती है? यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ऐसे निर्भर करती हैं, ब्रिटेन जैसे संसदीय देश में हम देखते हैं कि कार्यपालिका है सिद्धांत रूप में साम्राज्ञी, व्यवहार में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उसको संसद का निचला सदन भंग करने का अधिकार होता है। यानी ब्रिटिश साम्राज्ञी मंत्रिमंडल की सलाह पर जब चाहे तब कॉमन सभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार रखती है। और दूसरी तरफ कार्यपालिका के सदस्य हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उनका कार्यकाल भी संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। जिस दिन संसद के द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, उस दिन मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। यानी ये दोनों ही संसद, मंत्रिमंडल, विधायिका और कार्यपालिका दोनों अपने वजूद के लिए, अपने कार्यकाल के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इस तरह से एक अटूट संबंध हमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संसदीय शासन व्यवस्था में दिखाई
देता है। सन्नी कुछ पूछना चाह रही हैं? मैम अविश्वास का पात्र मतलब पत्र कितना बोला आपने मैम? अविश्वास प्रस्ताव। हाँ जी, वो मैम क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत संसद अगर मंत्रिमंडल के विरुद्ध कहती है कि जो मंत्रिमंडल कार्य कर रहा है, संसद सदस्य उसकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, संसद को ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य निष्ठापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं उनको इस बात का अधिकार है कि वो ऐसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाएं। अब संसद को मंत्रिमंडल में विश्वास नहीं रहा, वो ऐसी सरकार को समर्थन नहीं दे सकती, ऐसे मंत्रिमंडल को समर्थन नहीं दे सकती। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना। क्लियर हुआ? यस मैम। संसदीय शासन की एक और विशेषता ये पाई जाती है कि यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका के मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वो साधारणतः यानी सामान्य रूप से एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हैं और उन्हें कठोर दलीय अनुशासन में रहना। प्रधानमंत्री जब अपनी मंत्रिमंडल का गठन कर रहा होता है, हालांकि वो बहुत हद तक स्वतंत्र होता है अपने मंत्रियों के चयन में, वो अपने दल से बाहर के लोगों को भी शामिल कर सकता है अपने मंत्रिमंडल में, लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर मंत्रिमंडल में एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हैं, खासतौर से तब जब मंत्रिमंडल को यानी प्रधानमंत्री के दल को संसद में बहुमत की स्थिति प्राप्त हो, आधे से ज्यादा सदस्य उस दल के हों जिस दल का नेता प्रधानमंत्री है। बहुमत की स्थिति में प्रधानमंत्री की कोशिश ये रहती है कि उसके मंत्रिमंडल में उसके ही राजनीतिक दल के सदस्य शामिल किए जाए ताकि कार्य करने में सुविधा हो। इसको कहते हैं राजनीतिक सजातीयता, यानी राजनीतिक रूप से कार्यपालिका के सदस्य सजातीय होते हैं, एक ही दल के हैं। और संसदीय व्यवस्था में दल का जो अनुशासन होता है वो भी बहुत कठोर होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य दल के निर्देशों के विरुद्ध जाकर या संसद में जो दल के सदस्य होते हैं वो अपने दल के निर्देशों के विपरीत जाकर कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अब इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे इस समय हमारे देश में जो मंत्रिमंडल है किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि गठबंधन है ये, भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इसलिए अपने मंत्रिमंडल में गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को भी स्थान देने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी गठबंधन में शामिल वो सदस्य वो दल ऐसे हैं जो किन्हीं न किन्हीं नीतिगत मुद्दों पर सहमत हैं, यानी राजनीतिक दृष्टि से उनके विचार एक जैसे हैं, इसलिए वो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का, उसकी नीतियों का अमूमन समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री अगर चाहे भारत में वो अपने मंत्रिमंडल में केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को ही रख सकते हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर है।
क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हैं या संसद में है, वो ऐसा साहस नहीं कर सकते कि वो दल की नीतियों के विरुद्ध जाकर, दल के निर्देशों के विरुद्ध जाकर संसद में किसी विषय पर मतदान, को कहते हैं दलीय अनुशासन। अगर कोई सदस्य ऐसा दुस्साहस करता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? दल उसको सदस्यता से वंचित कर देता है। जब दल उसका निष्कासन कर देगा, अगला चुनाव लड़ना उस सांसद के लिए या उस मंत्री के लिए बहुत मुश्किल जाएगा। ये होता है दलीय अनुशासन, जो संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में देखने को मिलता है। अगली विशेषता संसदीय शासन की ये होती है कि यहाँ पर कार्यपालिका की अध्यक्षता एक प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, जिसके निर्णय और निर्देश के अनुसार ही मंत्रिमंडल कार्य करता है। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री की पकड़, उसका नियंत्रण बहुत मजबूत होता है। यद्यपि जो निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा, वो संपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक में लिए जाते हैं, लेकिन उस बैठक में प्रधानमंत्री का निर्णय मुख्य होता है। प्रधानमंत्री अंतिम रूप से कोई निर्णय लेता है। इस तरह से प्रधानमंत्री की भूमिका और उसका नेतृत्व संसदीय शासन में महत्वपूर्ण होता है। संसदीय शासन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। संसदीय शासन को इसीलिए, इसी विशेषता के कारण उत्तरदायी शासन भी कहते हैं। संसदीय शासन का दूसरा नाम उत्तरदायी शासन है। मंडलात्मक शासन भी इसको कहते हैं। संसदीय शासन में ये देखने को मिलता है कि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वो सभी संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसद यानी जनप्रतिनिधियों की संस्था, जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो जो भी काम करते हैं, शासन से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी आदेश जारी करते हैं, उसके विषय में संसद द्वारा पूछे जाने पर वो जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संसद के अंदर किसी भी मंत्री से, उसके विभाग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है और मंत्री उसका जवाब देने के लिए बाध्य होता है। अगर मंत्री जवाब नहीं दे पाता या उसके जवाब से संसद सदस्य संतुष्ट नहीं होते, तो प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है वो अपने जवाब से जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करे। इसको सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये भी होता है कि अगर संसद ने किसी एक मंत्री की आलोचना की, तो इसका मतलब होता है कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में संसद का विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल, उसमें शामिल मंत्री, चाहे उनके विभाग अलग अलग हों, उनके कार्य अलग अलग हों, लेकिन वो सब एक सामूहिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मंत्रीगण साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। अगर एक मंत्री की प्रशंसा होती है, वो समूची सरकार की प्रशंसा है, समूचे मंत्रिमंडल की प्रशंसा है, और एक मंत्री की आलोचना होती है तो ये समूची सरकार के लिए आलोचना का विषय है। इसको सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। अगर संसद ने किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया, तो सिर्फ वो मंत्री त्याग पत्र नहीं देगा, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल त्याग पत्र देने के लिए बाध्य होता है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के आधार पर संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपना कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, वो अपनी कार्य प्रक्रिया में
गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करती है और मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें गोपनीय रखा जाता है। जनता के सामने तब तक उन्हें प्रकट नहीं किया जाता जब तक ऐसा करना देश हित में अनिवार्य न हो। इसीलिए आप देखते हैं कि मंत्रीगण जब शपथ लेते हैं वो अपने पद की शपथ के साथ साथ गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। एक मंत्री के रूप में उनके सम्मुख जो भी विषय विचार के लिए लाया जाएगा उसे वो जनता के समक्ष तब तक प्रकट नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना देश हित में अनिवार्य न हो जाए। ये विशेषताएं संसदीय शासन में पाई जाती हैं। दो तरह की कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, राजनीतिक सजातीयता और सामूहिक उत्तरदायित्व तथा गोपनीयता का सिद्धांत। अब इन विशेषताओं के आधार पर अगर हम स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार को देखना चाहें, उसके गठन और उसके अधिकार क्षेत्र को समझना चाहें, तो हम ये देखते हैं कि उसमें संसदीय शासन की, संसदीय कार्यपालिका की बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या समानताएं पाई जाती हैं संसदीय कार्यपालिका से? उसमें सबसे पहले तो जहां तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध की बात है, जो संसदीय शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, विशेषता है, तो इस विशेषता के आधार पर हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में भी विधायिका है, संघीय संसद, जो कार्यपालिका है, संघीय सरकार, इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। हालांकि वहां पर कार्यपालिका के सदस्यों के लिए ये जरूरी नहीं है वो संसद का सदस्य हो, जैसा कि संसदीय शासन में होता है। लेकिन संसद का सदस्य न होने के बावजूद संसद से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा किया जाता है और संसद जब उनका निर्वाचन करती है तो सामान्य प्रवृत्ति ये देखी जाती है कि संसद अपने ही सदस्यों में से संघीय सरकार के लिए सदस्यों का चुनाव करती है। न ही नहीं, संघीय सरकार के जो सदस्य होते हैं वो संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, भले ही वो संसद के सदस्य नहीं होते। संसद सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं जब वो संघीय सरकार के लिए चुने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी संविधान उन्हें ये अधिकार देता है कि वो संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं। और व्यवहार में हम ये भी देखते हैं कि संसद में जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें से ज्यादातर सरकार के द्वारा ही, संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद का विशेष सत्र संघीय सरकार के द्वारा बुलाया जाता है और संघीय सरकार ये भी अधिकार रखती है कि वो संसद द्वारा पारित किसी भी कानून पर लोक निर्णय की मांग कर सकती है। वैसे तो स्विट्जरलैंड में आम जनता को ये मांग करने का अधिकार प्राप्त है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून जनता की राय के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जनता निश्चित प्रक्रिया के आधार पर जनमत संग्रह की मांग कर सकती है। ये अधिकार आमतौर पर जनता को प्राप्त है, स्विस नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन संघीय सरकार को भी ये अधिकार इस रूप में प्राप्त है, अगर उसे ऐसा लगता है कि संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जिस कानून के विषय में जनता का ध्यान नहीं जा रहा है, उस पर लोक निर्णय की मांग की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में संघीय सरकार लोक निर्णय के लिए उसे प्रस्तुत किए जाने की मांग अपनी तरफ से कर सकती है।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि वहां भी संसद के साथ, विधायिका के साथ, व्यवस्थापिका के साथ संघीय सरकार का, कार्यपालिका का बहुत घनिष्ठ तरीके से जुड़ाव है, जैसा कि संसदीय व्यवस्था में पाया जाता है। ये विशेषता स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में भी देखने को, कौन सी विशेषता? उसका भी संसद के साथ घनिष्ठ संबंध है। दूसरी, संसदीय सरकार में आपने देखा कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। मंत्रीगण अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। स्विट्जरलैंड में भी ये उत्तरदायित्व पाया जाता है, हालांकि उस रूप में नहीं जैसा कि ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में पाया जाता है या भारत की संसदीय व्यवस्था में पाया जाता है। हमारे देश में या ब्रिटेन में सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव पाया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य होते हैं, सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, लेकिन सरकारी कार्यों के प्रति उनके अंदर उत्तरदायित्व का भाव। संसद संघीय सरकार के सदस्यों की गलती पर उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती वहां पर, जैसा कि संसदीय शासन में अमूमन होता है। लेकिन इसके बावजूद भी संघीय सरकार के सदस्य अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं। संसद में पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब उनके द्वारा दिया जाता है। एक नए तरह से उत्तरदायित्व का भाव वहां देखने को मिलता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से थोड़ा सा अलग है। संसदीय शासन के समान ही स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार संसद का बजट निर्माण के कार्य में या अन्य कार्यों में सहयोग करती है। बजट कार्यपालिका के द्वारा ही तैयार किया जाता है वहां भी, और वही उसे संसद में पेश करती है। संसद जब उन बजट प्रस्तावों को स्वीकार कर लेती है, तो बजट के क्रियान्वयन का अधिकार भी कार्यपालिका को प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे अन्य देशों में, खासतौर से संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं, स्विट्जरलैंड में अन्य देशों की कार्यपालिकाओं के समान ही वहां की कार्यपालिका को भी कुछ आपातकालीन अधिकार प्राप्त हैं। भारत जैसे देश में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान संकटकालीन अधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रयोग वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से कर सकता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के। वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या उसकी तटस्थता को बनाए रखने के लिए या फिर देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से कार्यपालिका को आपातकालीन अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और वो इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित आदेश और निर्देश जारी करती है। इस तरह से ये समानताएं देखने को मिलती हैं स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में संसदीय शासन व्यवस्था के समान। अब देखना है कि क्या भिन्नताएं हैं। इन अर्थों में संघीय सरकार संसदीय कार्यपालिका से भिन्न है। पहली भिन्नता या पहली असमानता तो हम ये देखते हैं, स्विट्जरलैंड में दो तरह की कार्यपालिकाएं नहीं है, जैसा कि संसदीय शासन में है। वहां सिर्फ एक ही कार्यपालिका है, वो है संघीय सरकार, और वही वास्तविक कार्यपालिका।
दूसरी, संसदीय शासन में हम देखते हैं कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो वास्तविक कार्यपालिका के सदस्यों यानी मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करती है। हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ब्रिटेन में साम्राज्ञी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के इन सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती, बल्कि उनका निर्वाचन होता है, और वो निर्वाचन भी संघीय संसद के द्वारा किया जाता है, यानी विधायिका के द्वारा किया जाता है, व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तो पद ग्रहण की दृष्टि से स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार, संघीय कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका से साम्यता नहीं रखती। संसदीय शासन में कार्यपालिका की नियुक्ति की जाती है, जबकि स्विट्जरलैंड जैसे देश में कार्यपालिका का निर्वाचन किया जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रियों के मध्य विभाजित होती है, और स्विट्जरलैंड में भी ये कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों के मध्य विभाजित है। लेकिन संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों को प्राप्त अधिकार संघीय सरकार के 7 सदस्यों के अधिकारों के समान नहीं है। ऐसे नहीं है। संसदीय शासन में जो मंत्रीगण होते हैं वो पूरी तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं, और जो अधिकार, जो शक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें सौंपी जाती हैं, जिन कार्यों का निर्देश दिया जाता है, उसके अनुसार ही वो कार्य करते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि मंत्रीगण होते हैं वो अधिकारों और परिस्थिति की दृष्टि से एक जैसे नहीं होते, उनकी भी कई श्रेणियां होती हैं। जैसे मंत्रिमंडल में कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं और कुछ उपमंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की श्रेणी सबसे उच्च होती है, यानी इनको सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। विभाग का प्रमुख कैबिनेट मंत्री ही है। हर कैबिनेट मंत्री को एक स्वतंत्र विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है, उसका मुखिया बनाया जाता है। राज्य मंत्रियों की स्थिति कैबिनेट मंत्रियों के नीचे होती है, यानी राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के साथ जुड़े रहकर उस विभाग से संबद्ध रहकर कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री के द्वारा राज्य मंत्रियों को आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि राज्य मंत्रियों को भी कभी कोई स्वतंत्र विभाग दे दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन आमतौर पर राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के अधीन रहते हुए विभाग में कार्य करते हैं। और सबसे निचली जो श्रेणी होती है मंत्रियों की, वो उपमंत्री होती है। ये उपमंत्री राज्य मंत्री से भी कम स्थिति वाले। हाँ बताओ मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। राज्य मंत्री के नीचे कौन होते हैं मैम? उपमंत्री। राज्य मंत्री के नीचे उपमंत्री होते हैं, और ये उपमंत्री कभी भी स्वतंत्र रूप से विभाग के मुखिया नहीं बनाए जाते। ये हमेशा कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के अधीन रहकर कार्य करते। इस तरह से संसदीय शासन में यद्यपि कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्यों के मध्य विभाजित होती है, लेकिन ये सभी मंत्री अधिकारों की दृष्टि से और परिस्थिति की दृष्टि से एक जैसे नहीं होते। दूसरी तरफ हम स्विट्जरलैंड में क्या देखते हैं, जो संघीय सरकार के 7 सदस्य हैं, उनके अधिकार बिल्कुल एक जैसे होते हैं। कोई कम नहीं होता, कोई अधिक नहीं होता। हालांकि इनकी बैठकों की अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है संसद के द्वारा,
और ये अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है। ये उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, लेकिन वो अन्य सदस्यों को वैसे आदेश और निर्देश नहीं दे सकता जैसे संसदीय शासन में प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों को दिए जाते हैं। अन्य सदस्यों के अधिकार बिल्कुल राष्ट्रपति के या अध्यक्ष के अधिकार के समान है, और अध्यक्ष उन्हें कार्य से जुड़े हुए सुझाव तो दे सकता है, लेकिन उन्हें आदेश नहीं दे सकता। ये डिफरेंस पाया जाता है, ये भिन्नता पाई जाती है स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार और संसदीय कार्यपालिका के मध्य। तीसरी भिन्नता या असमानता हम देखते हैं कि संसदीय कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है। ये किस पर निर्भर करता है? संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। जब संसद किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है तो समूचे मंत्रिमंडल को अपना पद छोड़ना पड़ता है। संघीय संसद ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव पास कर संघीय सरकार को उसके पद से नहीं हटा सकती। अगर वो संघीय सरकार द्वारा पेश किए गए किसी भी प्रस्ताव को जो महत्वपूर्ण समझा जा रहा है उसको अस्वीकार भी कर देती है, तो भी संघीय सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। वहां पर संविधान द्वारा संघीय सरकार का कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है। संसदीय शासन में हम ये भी देखते हैं कि जो कार्यपालिका है वो संसद को समय से पहले भंग कर सकती है। जैसा ब्रिटेन में देखने को मिलता है कि कॉमन सभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति साम्राज्ञी के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार संघीय संसद को भंग नहीं कर सकती। संघीय संसद और सरकार दोनों का कार्यकाल संविधान के द्वारा निश्चित किया गया है। हालांकि अगर संविधान संशोधन संबंधी किसी प्रस्ताव पर मतभेद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में वहां भी संघीय संसद भंग हो जाती है और नई संघीय संसद जब चुनकर आती है वो नई संघीय सरकार का निर्वाचन करती है। इसके साथ साथ एक और भिन्नता जो पाई जाती है संसदीय शासन व्यवस्था से संघीय सरकार में, हम जो भिन्नता देखते हैं वो ये है कि संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रीगण होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल के होते हैं आमतौर पर, जबकि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है संघीय सरकार के सदस्य ये जरूरी नहीं है कि एक ही राजनीतिक दल के हो। संसद जब उनका निर्वाचन करती है उनकी दलगत स्थिति को ध्यान में नहीं रखती, ये नहीं देखती कि वो किस राजनीतिक दल के हैं, बल्कि ये देखती है वो सदस्य कितना ज्ञान रखते हैं, कितनी विशेषज्ञता रखते हैं और कितना राजनीतिक अनुभव रखते हैं। जहां संसदीय कार्यपालिका दल से आबद्ध होती है, दलगत निष्ठा उसमें ज्यादा पाई जाती है, वहीं पर स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में संघीय कार्यपालिका में निर्दलीयता देखने को मिलती है। दल के आधार पर उनका चयन नहीं किया जाता। संघीय सरकार के सदस्य हम ये देखते हैं कि अपने कार्यों के विषय में गोपनीयता नहीं बरतते, बल्कि उनका ये दायित्व समझा जाता है वो जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों से
आम जनता को अवगत कराएं। इसके जस्ट अपोजिट संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका गोपनीयता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। जैसा आप देख चुके हैं, मंत्रीगण पद के साथ गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करती, गोपनीयता के सिद्धांत पर अमल नहीं करती। वो अपने हर कार्य से जनता को अवगत कराना अपना दायित्व समझती है। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में हमें वैसा नेतृत्व देखने को नहीं मिलता जैसा नेतृत्व संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय स्थिति रखता है और वो समूची शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसके विपरीत जो संघीय सरकार का अध्यक्ष है, कार्यपालिका का प्रधान है, वो केवल और केवल अपने सहयोगियों में प्रथम कहा जा सकता है। उसे कुछ ज्यादा अधिकार अन्य सदस्यों के मुकाबले प्राप्त नहीं है और वो अपने पद पर केवल 1 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। बारी बारी से अध्यक्ष पद हर सदस्य को हर वर्ष प्रदान किया जाता है, रोटेट होता रहता है उसका, जबकि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल को तब तक नेतृत्व प्रदान करता है जब तक मंत्रिमंडल वजूद में होता है। एक और अंतर हम ये देखते हैं कि संसदीय शासन में जो कार्यपालिका है उसको आपातकालीन शक्तियां संविधान प्रदान करता है या परंपरा के अनुसार उसे प्राप्त होती है, जैसा कि ब्रिटेन में हम देखते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को जो आपातकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं वो संसद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, न कि संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। इस तरह से ये बेसिक अंतर पाया जाता है स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार और संसदीय कार्यपालिका के मध्य। जहां इसमें कुछ समानताएं हैं संसदीय कार्यपालिका के अनुरूप, वहीं बहुत सारी भिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती है। ये थी स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की संसदीय कार्यपालिका से तुलना। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के वो कितना करीब है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के कौन से गुण पाए जाते हैं और कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जो उसे अध्यक्षात्मक शासन से भिन्न बनाती है।